So, hello everybody, myself Sujal Rohit. Welcome to my channel, Med with Sujal. First of all, guys, Happy New Year to all of you from my side. भगवान करे इस साल आपकी सारी विशेष पूरी हो और उस विश में आपकी जो नीट क्रैक करने की विश है वो भी आपकी पूरी हो. सो एक और मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ. माई सेल्फ सुजल रोहित, फर्स्ट MBA स्टूडेंट एट MGMMC इंदौर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इस चैनल के बारे में बात कर लेते हैं. इस चैनल पे हम लोग क्या करने वाले हैं. तो इस चैनल को लेके मेरा मन क्या है करने का. तो इस चैनल पे गाइस मैं तुम लोग को शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ नीट 2026 को लेके, जिसमें भाई अभी सिर्फ 4 मंथ्स लेफ्ट है गाइस. ओनली 4 मंथ्स लेफ्ट है तुम्हारे पास, 4 महीने बचे हैं. ठीक है. एंड इफ़ यू वांट देन आई कैन ऑल्सो शो यू द कॉलेज लाइफ ऑफ MGMC इंदौर. ठीक है. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वीडियो, द पन्ना सीरीज. सो पन्ना सीरीज एक्चुअल में सबसे पहले तो गाइस ये पन्ना सीरीज है, एक्चुअल में गाइस ये फ्री सीरीज है. और इस सीरीज में होगा क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये पन्ना सीरीज सबके लिए नहीं है. पहली बात, ये सब उनके लिए जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है. ठीक है. इस सीरीज में तुम लोग को क्या क्या मिलने वाला है. NCERT की सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स मिलने वाली हैं हर चैप्टर की, बायोलॉजी की. और इंपॉर्टेंट PYQ जो लाइन्स NCERT की वो, और इंपॉर्टेंट मिस्टेक लाइन्स है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं. और इनफैक्ट मैंने भी जहाँ गलती करी है वो, और हर चैप्टर का क्रक्स या एक्सप्लेनेशन. और 95% क्वेश्चन भाई यहीं से आने वाले तुम्हारे नीट 26 के अंदर. ठीक है. 95 क्या, 98 99% क्वेश्चन यहीं से आने वाले मैं बोल दूँ. इस सीरीज में गाइस तुम्हें NCERT के सारे समरी के पॉइंट्स तुम लोगों को मिल जाएंगे. ठीक है. और जो पिछली बार जैसे क्वेश्चन आया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट जैसे, और जो भी बाकी कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आए थे, साइंटिस्ट का नाम आया था, सब कुछ गाइस मैं तुम लोगों को कंबाइन करके इस PDF में दे दूंगा. ठीक है. चाहो तो गाइस मेरे साथ साथ तुम इसको लिख सकते हो, बिकॉज ये 2 पेज के नोट्स लेके आया हूँ मैं तुम लोग के लिए. मतलब इस 2 पेज के नोट्स को अगर तुमने गाइस लगातार सुबह उठ के हर दिन सुबह उठ के तुमने सिर्फ देख भी लिया और देख के तुमने रीड कर लिया, तुम्हें हर लाइन NCERT की इंपॉर्टेंट लाइन याद हो जाएगी, बिकॉज मैं सब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिख के लेके आया हूँ तुम्हारे लिए. ठीक है. समझ रहे हो. सो आज का चैप्टर गाइस हमारा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के चैप्टर को. तो एक सेल क्या होता है, एक जैसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. ठीक है. तो एक सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पहले, उसके हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर को एक्चुअल में. तो एक सेल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है एक. उसके अंदर तुम्हारी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है. उसके अंदर होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, ये जो दिख रहा है साइटोप्लाज्म. उसके अंदर आता है तुम्हारा न्यूक्लियस. ठीक है. और ये न्यूक्लियस के अंदर आता है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म से मिलके बनता है तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म. ये टर्म बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती. तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म. जब ये चीज़ के साथ में तुम्हारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाता है, उससे कहते हैं हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. ये PYQ गाइस, अ सेल विदाउट सेल वॉल हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये PYQ, एम्स का PYQ में भी शायद से, एम्स का PYQ है. अ सेल विदाउट सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट कहलाता है. ठीक है. ठीक है. ये चैप्टर का इंट्रो है, स्टार्ट है. ठीक है. तो फर्स्ट टाइम जो किस सेल की डिस्कवरी की थी, किसी ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की, सब जानते हैं. ठीक है. उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने ओक ट्री की सेल देखी थी, उसका कॉक देखा था. ठीक है. जो कि क्या था, डेड था. नहीं, उसका नेचर क्या था, उस सेल का नेचर डेड था वो. ठीक है. उस कॉर्क देखा था उन्होंने, कॉर्क के अंदर डेड सेल आती है नॉर्मली, है ना. डेड थी मतलब उसमें क्या, उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था. ठीक है. और एक्चुअल में उन्होंने क्या, प्लांट की सेल देखी थी. तो प्लांट की सेल देखी थी एक्चुअल में उन्होंने सेल वॉल देखी थी. ठीक है. ठीक है. तो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने देखी थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी. उन्होंने एक्चुअल में बैक्टीरिया देखा था. ठीक है. फिर NCERT बोलती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए NCERT 2 पॉइंट लिखती है क्या, उनके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मतलब अपना जीवन जीने के लिए वो किसी पर निर्भर नहीं है. ठीक है. दूसरा पॉइंट, वो परफॉर्म कर सकते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. ठीक है. जैसे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो, है ना, अपना खुद का मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं ना, बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, नई नई चीज़ें कर सकते हैं ना. फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कुछ एग्जाम्स के अंदर, कुछ टेस्ट सीरीज के अंदर, कि कंफ्यूज करने के लिए कि माइक्रोस्कोप ने या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने किसने रिवील किया ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये लिखा है मैंने, चाहो तो छोड़ दो ये. फिर एक कंसेप्ट आता है डीलिमिटिंग लेयर का. डीलिमिटिंग लेयर क्या होती है, आउटर बाउंड्री होती है किसी भी सेल की, आउटर बाउंड्री को हम कहते हैं डीलिमिटिंग लेयर. फिर आते हैं हम किस पे, सेल थ्योरी पे आते हैं. तो सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की थी, सेल थ्योरी बनाई थी 2 साइंटिस्ट ने, मैथायस क्लेडन ने और थियोडोर श्वान ने. तो श्वान से रख लेना क्या, श्वान हमारे श्वान सेल होते हैं एनिमल्स के अंदर, है ना. तो श्वान ने स्टडी किया था एनिमल्स को, है ना. तो इससे याद रखना, सेल श्वान सेल से याद रख लेना श्वान को. तो याद रखना ये क्लेडन जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे श्वान. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, NCERT में पिछले साल चेंज हुआ है. ठीक है. जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन जूलॉजिस्ट. ठीक है. तो 1838 में पहले ये आए, उसके एक साल बाद 1839 में कौन है, श्वान है. ठीक है. तो क्लेडन ने स्टडी किया था ओनली प्लांट्स को, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और श्वान ने स्टडी किया था दोनों को, एनिमल सेल को भी स्टडी किया था, प्लांट सेल को भी स्टडी किया था.
तो उन्होंने पाया कि एनिमल सेल कवर्ड थी किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और प्लांट की सेल में सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर था। और श्वान ने ही प्रपोज किया क्या, प्लांट और एनिमल बनते हैं किससे, सेल से और उनके प्रोडक्ट से, जिसे हम कहते हैं टिश्यू। अब सेल थ्योरी क्या, सेल थ्योरी में ड्रॉबैक क्या था कि सेल थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी कि नए सेल्स बनते कैसे हैं एक्चुअल में ना। और इसका एक्सेप्शन भी याद रख लेना, वायरस होता है इसका एक्सेप्शन, बिकॉज वायरस क्या होता है, ए सेलुलर होता है, ठीक है। फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को किसने, 1855 में दिया, रोडोल्फ वर्चाउ ने दिया। उन्होंने बोला ओमनी सेल्युला ई सेल्युला, मतलब नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स से। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला वही जो श्वान ने चिपकाया था, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड टिश्यू, ठीक है। फिर उसके आ जाओगा इस पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2025 का क्वेश्चन है गाइस क्या, और ये 2026 का भी बन सकता है, ये जो पॉइंट मैं लिख के लाया हूँ क्या। सेल थ्योरी ने एक मिस्ट्री क्रिएट की थी दो लिविंग फिनोमेना के ऊपर। वो दो लिविंग फिनोमेना कौन कौन से हैं, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस, इसके ऊपर सेल थ्योरी ने एक मिस्ट्री क्रिएट की थी, एनसीईआरटी ऐसा लिखती है, ठीक है। तो इस मिस्ट्री को स्टडी करने के लिए दो अप्रोच लाई गई। पहली अप्रोच को कहते हैं फिजिको केमिकल अप्रोच और सेल फ्री सिस्टम अप्रोच, ठीक है। इसको एक्सप्लेन नहीं किया एनसीईआरटी ने, बस इसके नाम याद रख लेना कौन सी अप्रोच लाई गई फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। जब फिजिको केमिकल अप्रोच को यूज़ किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, उससे हमने बोला रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, ठीक है। ये 2025 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एनसीईआरटी यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में, उसे देख लेते हैं जल्दी से, हम खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, यूकैरियोट्स में होती है। न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो इसमें होता ही नहीं है, इसमें होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क कर रहा हूँ। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं। क्रोमोसोम इसमें फॉल्स होता है, ये ट्रू, इसमें ट्रू क्रोमोसोम होता है। जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है वो नेकेड होता है, कोई कवर नहीं होता आसपास से, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है। वहीं यूकैरियोट्स का कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, डबल स्ट्रैंडेड होता है और लीनियर होता है, इंपॉर्टेंट है। साइज प्रोकैरियोट्स का स्मॉल होता है तभी वो फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यूकैरियोट्स का लार्ज होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मैं थोड़ा एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम लोग उसको पूरा समझ लेना, ठीक है, जब रिवाइज करोगे तो। कुछ एक्सेप्शन है बताता हूँ अभी, बाकी यूकैरियोट्स के अंदर तुम्हें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ढंग से मिलती है, एकदम अच्छे से मिलती है एकदम। तो कौन कौन सी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, फिर वैक्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अब जो एक्सेप्शन है यहाँ पे कि मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली का, वो ये लिखती है एनसीईआरटी कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है ना, यानी मेम्ब्रेन बाउंड एक एक्सटेंशन होता है ना, कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर, इन सम प्रोकैरियोट्स के अंदर। एग्जांपल देती है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मिलता है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटोफोर, इसके अंदर पिगमेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर ही मिलता है, ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलती है साइटोप्लाज्म को एनसीईआरटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये सेल को लिविंग रखने में हेल्प करता है। अब राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S मिलता है, यूकैरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम मिलता है। भाई यहाँ कुछ चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट याद रखना। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर 70S राइबोसोम होता है, और जो आरईआर होता है उसके अंदर तो 80S ही होता है आरईआर के अंदर, ठीक है। सेंट्रोजोम के अंदर, सेंट्रोजोम प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता है, जो कि डिवीजन में हेल्प करता है, यूकैरियोट्स के अंदर बिल्कुल होता है। अब यहाँ एक पॉइंट याद रख लेना गाइस, क्या, एनसीआर मेम्ब्रेनलेस होता है, ठीक है। एनसीआर मतलब क्या, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोजोम और राइबोसोम, ये तीनों ही क्या होते हैं, मेम्ब्रेनलेस होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी जो लिखती है, मैं डायग्राम भी लेके आऊँ साथ में। तो शेप ऑफ सेल वेरी करता है उनके फंक्शन के साथ में। बैक्टीरिया क्या होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। आरबीसी का डायमीटर क्या होता है, 7 माइक्रोमीटर का होता है। वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का साइज एनसीईआरटी देती है क्या, 10 से 20 माइक्रोमीटर। फिर माइक्रोप्लाज्मा का देती है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, और पीपीएलओ का देती है 0.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। डायग्राम में भी देख सकते हो, तो यहाँ थोड़ा कुछ है, थोड़ा देख याद रख लेना, ये यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डेटा से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, तुम्हारे टेस्ट सीरीज के अंदर तो बन ही सकता है जो होती है नॉर्मली। तो प्रोकैरियोट्स स्टार्ट होता है यहाँ से। प्रोकैरियोट्स के 3 एग्जांपल देती है एनसीईआरटी, बैक्टीरिया देती है, ब्लू ग्रीन एल्गी देती है और माइकोप्लाज्मा देती है। तो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है, लैक सेल वॉल, ठीक है। और यही रीज़न होता है कि उस पर एंटीबायोटिक क्यों एक्ट नहीं करती। तो मैं गाइस थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेके आया हूँ इसके अंदर, ताकि कोई क्वेश्चन बाहर से आता भी है तो भी तुमसे बन जाए, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन और शेप होता है। किसी प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, 3 कवरिंग होती है। पहली होती है ग्लाइकोकेलिक्स, है ना। ग्लाइकोकेलिक्स क्या होती है, डिफर करती है कंपोजिशन के अंदर और थिकनेस के अंदर डिफर करती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कई बार ग्लाइकोकेलिक्स क्या होती है, हार्ड होती है, जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल। कई बार ये स्टिकी होती है, इसे हम कहते हैं स्लाइम कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोकेलिक्स के बाद आती है क्या, सेल वॉल आती है। सेल वॉल, CW मतलब सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल बैक्टीरिया की या प्रोकैरियोट्स की किससे बनती है,
पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, यानी अमीनो शुगर से बनती है। ठीक है, यही एक्चुअल में डिसाइड करती है ग्राम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को एक्चुअल में। बाकी और देखते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थर्ड नंबर। ठीक है, अब जो हमारे तीनों लेयर हैं, ग्लाइकोकेलेक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं सेल एनवेलप कहते हैं, जो कि केमिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, हर लेयर का क्या होता है, अपना खुद का डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है, यानी डिफरेंट फंक्शन होते हैं, बट एक कंबाइन काम भी करते हैं, प्रोटेक्शन का काम होता है। ये हमारा न्यूक्लियोइड हो गया, ये हमारा प्लाज्मिड हो गया, ये हमारा राइबोसोम हो गया। अब देखते हैं क्या मीजोसोम क्या होता है। मीजोसोम क्या होता है, इनफोल्डिंग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया, ताकि एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ सके, है ना, पर्टिकुलर फंक्शन कराने के लिए। अब मीजोसोम के 3 फॉर्म होते हैं, याद रखना, वेसिकल, लैमेले, ट्यूब्यूल। फंक्शन क्या क्या होते हैं मीजोसोम के। अब मीजोसोम क्या है, इन्वेजिनेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिसाब से फंक्शन हुआ कुछ। तो प्लाज्मा में जैसे फंक्शन करेगी क्या, सेल वॉल फॉर्मेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। कैसे करती है, बिकॉज ये मान लो तुम्हारी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यही सेल, ये सेल वॉल है, तो इसकी कुछ डिपोजिशन होगा या इसका कुछ सीक्रेशन होगा जो कि सेल वॉल बनाएगा आगे जाके। ठीक है, ये कुछ सीक्रेट करेगा जिससे आके सेल वॉल बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो इसमें हेल्प करती है। डीएनए रेप्लिकेशन में तुम्हारा मीजोसोम हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूशन देता है टू डॉटर सेल्स, जब सेल डिवाइड करती है तो सारा कंटेंट एक सेल से दूसरे सेल में से पहुंच जाए। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एंजाइम लिखा ना यहाँ पे, एंजाइम्स जो लिखा है एनसीईआरटी लिखती है, एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाता है ये, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हो सकते हैं। ताकि सीक्रेशन देती है ना। सेल वॉल का रखना, सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे करेगी, सीक्रेशन प्रोसेस की हेल्प से। तो ये तुम्हारे फंक्शन हो गए, इंपॉर्टेंट है, मीजोसोम के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके एनसीईआरटी कुछ बोलती है क्या, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में एनसीईआरटी कुछ बोलती है क्या, कि प्रोकैरियोट्स की साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर मिलता है जो कि रिस्टोर करता है फूड को। ठीक है, अब वो फूड क्या होता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गया, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल होगा और साइनोफेशियन ग्रैन्यूल्स हो गए। स्पेलिंग में मत जाना, गई स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, बट याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना तुम। ये इंक्लूजन बॉडी मिलती है गैस वैक्यूल के अंदर मिलती है, ये पर्पल बैक्टीरिया के अंदर मिलती है, ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर मिलती है और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर मिलती है। अब आते हैं प्लाज्मिड के ऊपर। प्लाज्मिड की एनसीईआरटी क्या बोलती है, प्लाज्मिड क्या होता है, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जो अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है, क्रोमोसोमल डीएनए के इंडिपेंडेंट काम करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर फिनोटाइपिक कैरेक्टर, है ना। अब बैक्टीरिया क्या होता है, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है बैक्टीरिया। ठीक है, अगर वो मोटाइल होगा तो वो फ्लैजिला की वजह से होगा। फ्लैजिला ओरिजिनेट करता है सेल वॉल के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना, यहाँ पे बताऊंगा बाद में। तो फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, हुक, बेसल बॉडी और फिलामेंट। तो हुक जो यहाँ ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है क्या, हुक यूकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, अब पिलाई और फिम्बरी पे आते हैं। पिलाई क्या होता है, ट्यूबुलर होता है। फिम्बरी क्या होता है, ब्रिसल लाइक होता है ना, ब्रश करते हैं, ब्रश के वेसल्स होते हैं, वैसा होता है फिम्बरी। ठीक है, तो ये दोनों ही मोटिलिटी में कोई हेल्प नहीं करते। अब ये सरफेस पे पाए जाते हैं बैक्टीरिया के। ठीक है, ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट के अंदर। अटैचमेंट किससे, रॉक से अटैचमेंट करवाएंगे या किसी होस्ट से अटैचमेंट करवाएंगे। अब एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखती है एनसीईआरटी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दी यूकैरियोट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मार्क करके रखना भाई, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तब अब यहाँ ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव करना आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल एनवेलप। इंपॉर्टेंट है, किसके बेसिस पे डिफरेंस किया गया है, सेल एनवेलप में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफाइन किया गया है। कि जो ग्राम स्टेन को ले लेता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है, जो ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करता है वो ग्राम नेगेटिव होता है। और या ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ग्राम नेगेटिव वाले खतरनाक होते हैं थोड़े से, याद रख लेना। ठीक है, फिर आते हैं क्या एक पॉइंट पे, एनसीईआरटी यहाँ पे डिफरेंशिएट करती है एनिमल सेल को और प्लांट सेल को। तो प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती। प्लास्टिड प्लांट्स में होते हैं, एनिमल में नहीं होते। वैक्यूल थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिकॉज लार्ज वैक्यूल प्लांट में होते हैं, लार्ज वैक्यूल एनिमल में नहीं होते, बट एनिमल सेल के अंदर भी कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तुम समझ जाओगे आगे जाके। ठीक है, सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होते, एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया था किसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर। आरबीसी के ऊपर क्यों स्टडी किया गया, बिकॉज आरबीसी के अंदर मोस्टली जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस तक नहीं होता उसके अंदर, तो उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इंटरफेयर ना करे हमारी स्टडी में, इसलिए आरबीसी को परफेक्ट माना गया था। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन बनती किससे, लिपिड से बनती है। मेजरली फॉस्फोलिपिड होते हैं वो, प्रोटीन से बनती है, कोलेस्ट्रॉल से बनती है और कार्बोहाइड्रेट से बनती है। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में लिपिड ही है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ये रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं हमारे। ठीक है, अब ये देख सकते हो तुम यहाँ से, ये तुम्हारा फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है ये। ठीक है, ये पोलर हेड होता है और ये नॉन पोलर टेल होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ठीक है,
ये देख सकते हो तुम। ह्यूमंस के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, ह्यूमन आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसमें 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को हम क्लासीफाई करते हैं किस बेसिस पे, ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कितनी आसानी से वो प्रोटीन को अलग कर सकते हैं, उसके बेसिस पे इंटीग्रल प्रोटीन होता है और पेरिफेरल प्रोटीन होता है। पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे होता है तो उसे हम जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन या तो पूरा धंसा होता है मेम्ब्रेन के अंदर या पार्शली धंसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सरफेस वाले को निकाल सकते हैं, फिर पार्शली धंसा जो उसको निकाल सकते हैं, उसके बाद हम टोटली बरीड वाले को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था एक बार टेस्ट सीरीज में, आया था किसी कोचिंग की, तो देख लेना तुम लोग, ठीक है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ऊपर आते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया किसने था, सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था 1972 के अंदर। ये मॉडल्स फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड यानी कि सेमी फ्लूइड नेचर जो होता है लिपिड का, उसकी वजह से क्या होता है, लेटरल मूवमेंट हो पाता है। किसका, प्रोटीन्स का। लेटरल मूवमेंट क्या होता है कि ये प्रोटीन है, ये लिपिड है ना, लिपिड है, तो ये जो प्रोटीन है ये खिसक के यहाँ आ सकता है, वही यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है। लेटरल मूवमेंट प्रोटीन का होता है, लिपिड का नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को एनसीईआरटी क्या बोलती है, एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन को हम कहते हैं फ्लूइडिटी, यानी कि यही मूवमेंट करना है ना मेम्ब्रेन के अंदर से हम फ्लूइडिटी कहते हैं। तो इस फ्लूइड नेचर से क्या क्या फंक्शन हो पाते हैं मेम्ब्रेन के, अब यहाँ से तुम ये रखना। अब मेम्ब्रेन कैसी होगी हमारी, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ऐसे पानी ऐसा 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 कुछ होता है ना, सब सेल की ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ भी कैसे ऐसे 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 है, तो ऐसे ऐसे ग्रोथ होगी ना इसकी, तो यहाँ भी ऐसे ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। सेल की ग्रोथ याद रखना है। इससे तुम डिवाइड करने के लिए भी सेल ऐसे ऐसे फैलेगी, ऐसे डिवाइड करेगी, है ना, तो सेल डिवीजन ऐसे रखना है। ये फैल रहा है ना, ये जो फैल रहा है इससे याद रख लेना तुम लोग, ठीक है। अब सीक्रेट कर रहा है, तो सीक्रेट करने के लिए भी ये सेल है, तो सेल कुछ ना कुछ ऐसे करके कुछ सीक्रेट करेगी ताकि नई सेल वॉल बन जाए, जैसे सेल वॉल का एग्जांपल हमने देखा था, ठीक है। अब इंट्रासेलुलर जंक्शन, तो इंट्रासेलुलर जंक्शन बनाने के लिए भी सेल ऐसे ऐसे करेंगी, आपस में मिलेंगी, तभी जंक्शन बन पाएगा बीच में, है ना। और एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के लिए भी क्या है, ये सेल ऐसे ऐसे कुछ करेगी तभी ये फॉरेन पार्टिकल अंदर आ पाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट होता है। तो एनसीईआरटी तीन टाइप के ट्रांसपोर्ट बोलती है। पहला बताती है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट, कोई भी चीज़ क्या होती है नॉर्मली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है ना, और उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसी को ही हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, और सिंपल डिफ्यूजन को फॉलो करता है कौन, न्यूट्रल सोल्यूट, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर एनसीईआरटी बोलती है ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट होता है वाटर का बाय सिंपल डिफ्यूजन, पर्टिकुलरली वाटर के लिए बोल दिया, ये जो सिंपल डिफ्यूजन है पर्टिकुलरली वाटर के लिए बोल दिया, तो इसी को हमने ऑस्मोसिस बोल दिया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बोलती है एनसीईआरटी क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्यूट के लोअर कंसंट्रेशन से जब उसको हायर कंसंट्रेशन में भेजा जाए, तो यहाँ दम लगेगी, मेहनत लगेगी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, एटीपी रिक्वायर्ड होगी। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। अब पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, कि पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास होने में उनको दिक्कत होती है, इसलिए एक कैरियर प्रोटीन की हेल्प से वो पास होते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे आते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, वो ऑर्गेनली आते हैं जिनके फंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑर्गेनली एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकती, उसके लिए उनके फंक्शंस क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। पैरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड नहीं किए गए हैं बिकॉज उनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ऑर्गेनली कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहाँ देखना, एक्चुअल में क्या है, एक नेटवर्क होता है, जाल होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करता है इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट को दो पार्ट के अंदर, ल्यूमिनल ईआर के अंदर जो पार्ट होता है उसे ल्यूमिनल कहते हैं, जो बाहर होता है ईआर के उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं, साइटोप्लाज्म, है ना। ईआर हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ क्या, लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन। ये समरी का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लेना। ईआर दो टाइप का होता है, आरईआर, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में और सीक्रेशन में हेल्प करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरईआर कंटिन्यूस होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर, कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और आरईआर इससे जुड़ा होता है, ये आरईआर इससे जुड़ा होता है, ठीक है, ये आरईआर से जुड़ा होता है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना डायग्राम से। दूसरा टाइप होता है ईआर का, एसईआर, जो कि सिंथेसिस कराता है लिपिड की और स्टीरॉयडल हार्मोन जो कि लिपिड लाइक होते हैं, ठीक है। अब आते हैं गोल्गी बॉडी पे। गोल्गी बॉडी का नेम रखा गया था आफ्टर कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने नाम नहीं दिया, कैमिलो गोल्गी के बाद उसका नाम रख दिया गया है गोल्गी। ये भी क्वेश्चन आया था एक टेस्ट सीरीज का। अब गोल्गी में क्या होता है, डिस्क शेप सैक होते हैं या सिस्टरने कहते हैं उन्हें। ये सिस्टरने रिजेंबल करते हैं किससे, ऐसे मिलते जुलते हैं एसईआर से मिलते जुलते, बिकॉज एसईआर के अंदर क्या होता है, राइबोसोम होता नहीं है, तो यहाँ भी गोल्गी के अंदर राइबोसोम होता नहीं है, तो इनका डायमीटर क्या होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका, ठीक है, याद रखना। ये हमारा ईआर है,
ये हमारा गोल्गी है ना, ये हमारा गोल्गी है, ठीक है। तो गोल्गी के दो फेस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स सिस जिसे हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं। इसको याद रखने के तुम बस एक याद रख लेना, वैक्सिस, है ना, वैक्सिस याद रख लेना, वैक्सिस। ऑटोमेटिक तुम्हारा कॉनकेव ट्रांस तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। तो वैक्सिस फॉर्मिंग फेस होता है, ठीक है, जिसके साथ ईआर फ्यूज करता है सिस फेस ऑफ द गोल्गी बॉडी के साथ में। ये ईआर है तुम्हारा, ये तुम्हारा ईआर है, ये तुम्हारा सिस फेस के साथ में फ्यूज करेगा, और ये है तुम्हारा मटेरियल जिसे वेसिकल के फॉर्म में पैक होना है, ठीक है, गोल्गी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का नंबर ऑफ प्रोटीन मॉडिफाई होते हैं सिस्टर्ने के अंदर, ये सिस्टर्ने है गोल्गी बॉडी के, ठीक है। और ये ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस से बाहर निकल आते हैं, ये वेसिकल के फॉर्म में बन के, ठीक है। तो कॉन्वेक्सिस और कॉनकेव ट्रांस क्या होते हैं, इनके काम अलग होते हैं, बट यस दे आर इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, आपस में। गोल्गी के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है क्या, रूट कैप में बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्गी बॉडी होती है। एक्रोसोम कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी बनाती है, ठीक है। सो एनसीईआरटी बोलती है ईआर और गोल्गी आपस में बहुत पास होता है, बिकॉज ईआर का जो कंटेंट होता है गोल्गी उसे मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम की एक्चुअल में 4 फॉर्म होती है, जो हम बोलते हैं सुसाइडल बैग होता है लाइसोसोम, वो ऑटोफेजिक फॉर्म होती है उसकी, ठीक है। तो लाइसोसोम बनता है किससे, गोल्गी बॉडी से ही बनता है। ये लाइसोसोम रिच होता है किसके अंदर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के अंदर, जिन्हें हम एसिड हाइड्रोलेस कहते हैं, जो कि एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। वैक्यूल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल के अंदर होता है वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो कि यूजफुल नहीं होता है। वैक्यूल जो होता है बाउंड होता है, किससे बाउंड होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल 90% स्पेस को ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल के अंदर। इन प्लांट टोनोप्लास्ट हेल्प करती है, ठीक है, किसमें हेल्प करती है, ट्रांसफर ऑफ आयंस और अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो से हाई भेजता है, इनटू द वैक्यूल, मतलब वैक्यूल के अंदर भेजती है, वैक्यूल के अंदर भेजी मतलब वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन हाई होगा, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अमीबा, अमीबा क्या होता है, अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जिसके दो काम होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन और एक्सक्रीटरी फंक्शन, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट के अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है, जो कि बनता है किससे, फूड को एनगल्फ करने से बन जाता है, फूड वैक्यूल है ना, हमने पढ़ा था ये हम फूड को एनगल्फ कर लेते तो ये फूड वैक्यूल बन गया था ऐसे। तो सेलवॉल ने बहुत रामायण लिखी हुई है, बट तुम्हें एक्चुअल में जो कंटेंट है मेन तो मेरे दिमाग में रखना है क्या, सेलवॉल नॉन लिविंग होती है। एल्गी के अंदर जो सेलवॉल बनती है वो इन से मिलकर बनती है, सेलुलोज से बनती है, गैलेक्टन से बनती है, मैनन से बनती है, और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है, ठीक है। प्लांट के अंदर जो सेलवॉल होती है वो सेलुलोज से बनती है, हेमिसोलुलर से बनती है, और पेक्टिन से बनती है, और प्रोटीन से बनती है, ठीक है। इतना याद रखना है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं क्या, एक यंग प्लांट के अंदर क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल मिलती है तुम्हें, जो कि ग्रो कर सकती है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, ये प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश कर जाती है जब सेल मैच्योर होता है, और उसकी जगह सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप कर जाती है, और वो उसके अंदर डेवलप करती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्राइमरी सेल वॉल थी, जब ये डिमिनिश हो गई तो इसके अंदर डेवलप हो गई कौन, सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि ये रही सेकेंडरी सेल वॉल, इसके अंदर होता है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनसीईआरटी ने कुछ खतरनाक सी लाइन लिखी है, समझ नहीं आती लोगों को, ठीक है। अब मिडिल लेमेला के बारे में एनसीईआरटी लाइन लिखती है क्या, ये नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करता है मिडिल लेमेला एक, और बनता है कैसे मिडिल लेमेला, कैल्शियम पेक्टेट से बनता है। यहाँ डायग्राम देख लो कुछ और समझ में आ जाएगा। ये रहा तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये है तुम्हारा बीच में मिडिल लेमेला। तो मिडिल लेमेला को और सेल वॉल को क्रॉस करता है या ट्रैवर्स करता है कौन, प्लाज्मोडेस्माटा, ये नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम के थ्रू याद रख लेना। अब आते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा ढंग से बना के लाऊंगा, इसमें देख लो। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होती है। इसके बाद उसका खुद का डीएनए होता है, प्रोटीन बना सकती है ये खुद का, ठीक है। डायमीटर इसका 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। देखो ये तो तुमको याद करना ही पड़ेगा, 10 दिन में 10 बार देखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रट जाएगा ये, ठीक है। लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ये डिपेंड करता है कि किसी बंदे की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी आ रहा है, कितनी आ रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, कितनी बॉडी को यूज़ कर रहा है वो। ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म और एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है। ये तुम्हें समझ में आएगा बाद में, रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर तुमने पढ़ा होगा तो तुमको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया ईजिली विजिबल नहीं होता है, इसको स्टेन करना पड़ता है, तब जाके ये माइक्रोस्कोप में दिखता है, और इसको स्टेनिंग करते हैं जेनस ग्रीन से, ये एक्स्ट्रा है। सॉसेज और सिलेंडर शेप का होता है। साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, यही हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल चलता है ना, ठीक है। ये डिवाइड करता है फिजन से, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, हमने वहाँ पढ़ा था। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है
वो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में जब फोल्डिंग हो जाती है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। जब वहाँ पर हमने क्या कहा था, मीजोजोम कहा था, यहाँ हमने उसको क्रिस्टी बोल दिया, ठीक है। तो ये क्रिस्टी का काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है। किसके लिए, वहाँ बढ़ाया था एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए, यहाँ बढ़ा है F1 F0 पार्टिकल के लिए या एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए। अब ये क्या होता है देखते हैं यहाँ पे डायग्राम। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की क्या आउटर लेयर होती है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है, आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। इसे हम लिमिटिंग बाउंड्री कहते हैं। ये कंटेन करती है पोरिन प्रोटीन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था गाइस बहुत पहले। ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे इनफोल्डिंग्स होते हैं, तो इस इनफोल्डिंग को हमने बोला क्या, क्रिस्टी बोल दिया, क्रिस्टी बोल दिया, ठीक है। अब ये क्रिस्टी क्या करती है, सरफेस ये बढ़ाती है इसके लिए। अब ये क्या है, ये डॉट डॉट से दिख रहे हैं, क्या है, F1 F1 पार्टिकल। एक्चुअल में क्या होता है, ये F0 होता है, ये F1 होता है। ये ATPase होता है, इसके हेड में होता है ATPase। तो ये इसका काम क्या होता है, तुमने अगर पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस चैप्टर तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। बाकी मैट्रिक्स को लिखती है एनसीईआरटी, क्या डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस लिखती है एनसीईआरटी। मैट्रिक्स के अंदर होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए होता है और राइबोसोम होता है, ठीक है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे मिस कर देते हैं, क्या, टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों मेम्ब्रेन के खुद के एंजाइम होते हैं। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस आ गया, इसे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कहते हैं, क्या, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कहते हैं, और आईएमएस दोनों कहते हैं इसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया खत्म गाइस, आते हैं प्लास्टिड के ऊपर। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कंटेन करता है पिगमेंट, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक कलर देता है, ठीक है। ये लार्ज होते हैं तभी इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, इजीली विजिबल होते हैं। ये सभी प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं और यूग्लिनोइड्स के अंदर मिलते हैं, तभी प्लांट कलर्ड होता है। तो पिगमेंट के बेसिस पे 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तुम्हें पता ही है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और कैरोटेनॉइड होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड है। अब उसके अंदर क्या होता है, कैरोटीन आता है और ज़ेंथोफिल आता है और कुछ और पिगमेंट्स आते हैं, ठीक है। रॉय से याद रखना, क्या, क्रोमोप्लास्ट तुम्हें कलर देता है कौन कौन से, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। रॉय से याद रखना। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और स्टोर करता है कुछ न्यूट्रिएंट्स को। तो 3 टाइप के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट तुम्हारे। अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल थी पोटैटो। एलायोप्लास्ट जो कि ऑयल और फैट को स्टोर करते हैं, एलायो से ऑयल याद रखना, ऑयल और फैट। एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है, एग्जाम्पल मेज याद रख लेना, एनसीईआरटी देती नहीं है पर इंपॉर्टेंट है एल्यूरोप्लास्ट। ऐसे हमने वहाँ 12th में पढ़ा था, एल्यूरोन लेयर पढ़ा था वैसे ही। अब एनसीईआरटी बोलती है क्या, राइबोसोम, जॉर्ज पैलेट ने दिया था राइबोसोम नाम, ठीक है। राइबोसोम बनते हैं आरएनए से और प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही सब यूनिट होती है ये। यूकैरियोट्स के अंदर मिलते हैं एटीएस मिलता है 60S और 40S से। प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है 70S जो कि 30 और 50 से मिलकर बनता है। एस क्या होता है, सेडबर्ग यूनिट के होता है, जो कि स्टैंड करती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए, जो कि इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी और साइज को। राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली भी बोलते हैं, बिकॉज राइबोसोम खुद क्या है, एक ऑर्गेनली है, जो कि प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी। माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक ऑर्गेनली है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्स्ट्रा याद रख सकते हो, रख लेना कि इसकी जो सब यूनिट होती हैं वो यूनाइट होती हैं एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मैग्नीशियम के 0.001 मोलर कंसंट्रेशन। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए नीट में, है ना, वैसे लगता तो नहीं आएगा बट आ गया तो याद रखना भाई पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे मिस कर देते हैं, क्या, प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। एक और पॉइंट, किसी भी एमआरएनए के ऊपर अगर बहुत सारे राइबोसोम आके जुड़ जाएं तो हम उसे कहते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ठीक है। खत्म। आ जाओ किसके ऊपर, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, जल्दी से आ जाओ। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये भी तुम्हारा सेमी ऑटोनोमस होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर, इसकी वर्थ होती है 204 माइक्रोमीटर। ऐसे याद रखना, 5 का डबल 10, 2 का डबल 4। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, लेंस शेप का होता है ना, ओवल होता है, डिस्कॉइड होता है ना, रिबन लाइक भी होता है और स्फेरिकल भी होता है, ठीक है। ये सारे शेप होगा तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। एक क्लोरोप्लास्ट मिलता है एक क्लोमाइडोमोनास सेल के अंदर, 20 से 40 मिलते हैं एक मीजोफिल सेल के अंदर, ठीक है। 20 से 40 पर मीजोफिल सेल के अंदर। इनर मेम्ब्रेन जो होती है क्लोरोप्लास्ट की, वो रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। 2024 का PYQ है इसे, ठीक है। मेजॉरिटी क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर मिलता है, ठीक है। ये डायग्राम देख, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसे हम कहते हैं थाइलाकोइड।
थैलाकोइड्स का जो पाइल अप हो जाते हैं उसे कहते हैं हम ग्रेनम, है ना। ग्रेनम को हम कहते हैं इंटीग्रल थाइलाकोइड कहते हैं। दो ग्रेनम आपस में जुड़ते हैं स्ट्रोमल थाइलाकोइड्स की वजह से या स्ट्रोमल लैमेले की वजह से जुड़ते हैं। इनर मेम्ब्रेन बाउंड करती है जिस स्पेस को, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बच्चे मिस कर देते हैं गाइस। क्या? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो एंजाइम्स। प्रोटीन भूल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो याद रख लेते हैं बच्चे, प्रोटीन भूल जाते हैं। राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है? नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर का, ठीक है, जिसको उसका जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है सेल को और सेल को शेप देता है। साइटोस्केलेटन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये क्या चीज़ है? 25 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर, ये इनके डायमीटर्स हैं। 2016 के टाइम पे एक क्वेश्चन आया था एक डायमीटर से रिलेटेड, तो मैंने इसे लिख दिया, चाहो तो याद कर लेना। बाकी ये कुछ पॉइंट है कि माइक्रोट्यूबुल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन फॉर्म करते हैं, एक्टिन फिलामेंट फॉर्म करता है ना, जो कि सेल फरो मेथड जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, उसमें हेल्प करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है। चाहो तो याद मत करो ये, बट ये दोनों याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। सीलिया फ्लैजिला क्या होता है? सीलिया तुम्हारा शॉर्ट होता है, फ्लैजिला तुम्हारा लॉन्ग होता है, ठीक है। दोनों ही कवर होते हैं किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चला। दोनों ही राइज करते हैं बेजल बॉडी से, ठीक है। अब क्या होता है? सीलिया सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होता है, फ्लैजिला क्या होता है? दोनों के अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होता है और यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। और दोनों में डिफरेंट प्रोटीन से बनता है, इसलिए स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ जाता है दोनों फ्लैजिला के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर फ्लैजिला में और प्रोकैरियोट्स के फ्लैजिला में स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ जाता है बिकॉज डिफरेंट प्रोटीन से बनता है वो, ठीक है। तो सीलिया क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं नंबर में, है ना। सीलिया बहुत सारे होते हैं नंबर में, है ना। और ये ओर की तरह काम करते हैं, चप्पू चलाते हैं ना, जिससे हम ओर की तरह काम करते हैं। ये या तो सेल को धक्का मारेंगे या सेल के अराउंड सराउंडिंग में जो फ्लूइड है उसको धक्का मारेंगे। और अटैचमेंट में भी हेल्प कर देता है तुम्हारा कौन? सीलिया। और वर्क करता है एक साथ मिलके वर्क करता है, कोऑर्डिनेटेड वर्क में हेल्प करता है। फ्लैजिला क्या होता है? नंबर में कम होता है, या तो एक होगा, है ना, एक ही होता है मोस्टली, और ये से मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजिला, और ये वर्क करता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब ये डायग्राम आता है हमारा कोर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला का जो कोर होता है उसे एक्सोनिम कहते हैं हम, ठीक है। तो ये एक्सोनिम का डायग्राम है। एक्सोनिम के अंदर क्या होता है? तो इसमें 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का डबलेट होता है प्लस 2 सेंट्रल डबलेट होते हैं, तो 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं हम इसको, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, तो टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाते हैं, याद रखना। हेड स्पोक भी 9 होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा 3D व्यू है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो लॉन्ग एक्सिस है इसके पैरेलल होते हैं सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या होते हैं? पैरेलल अरेंज होते हैं इस लॉन्ग एक्सिस के। सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है? ये होता है तुम्हारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बनता है 2 सेंट्रियोल से, उसके आसपास जो मटेरियल होता है, सेंट्रियोल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, ठीक है, पेयर्ड होते हैं। सिलेंड्रिकल होते हैं, मेम्ब्रेनलेस होता है, इंपॉर्टेंट है। सराउंडेड बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। कार्टवील स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल्स का, ये डायग्राम देख सकता है तुम्हें, ठीक है। सेंट्रियोल्स बने होते हैं किससे? 9 क्या? ट्रिपलेट ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये ट्रिपलेट है। और ये पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं किस प्रोटीन के? ट्यूबुलिन प्रोटीन के, यानी कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूबुल नहीं है। सेंट्रल पार्ट क्या होता है? प्रोटीनेशियस होता है, इसे हम कहते हैं हब कहते हैं। तो 9+0 अरेंजमेंट होता है ये, ठीक है, सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल फॉर्म करता है क्या? 2 चीज़ें, बेसल बॉडी बनाता है ये सीलिया और फ्लैजिला की, और स्पिंडल फाइबर बनाता है तुम्हारा ये, ठीक है। खत्म सेंट्रियोल। अब माइक्रोट्यूबुल के बारे में एक पॉइंट छूट गया था। माइक्रोट्यूबुल फॉर्म करते हैं क्या? सीलिया फ्लैजिला। बेसल बॉडी बनाता है सीलिया फ्लैजिला की, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, एस्ट्रल रे भी बनाता है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। न्यूक्लियस का जो मटेरियल है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन नाम दिया था फ्लेमिंग ने, उसे स्टेन किया गया था बेसिक डायसिन। न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये होता है क्या? न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेनलेस होता है ये भी, हमने एनसीआर पढ़ा है। ये साइट होता है फॉर एक्टिव राइबोसोम और आरएनए सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन है, और पेरी न्यूक्लियर स्पेस की 10 से 15 नैनोमीटर का जो स्पेस होता है उससे मिलकर बनता है न्यूक्लियर एनवेलप। मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियर पोर होता है, जो कि फ्यूजन से बनता है दोनों मेम्ब्रेन्स के। ये 2 मेम्ब्रेन्स थी, ये आपस में फ्यूज हो गई तो बीच में एक पोर बन गया। इस न्यूक्लियर पोर से आरएनए और प्रोटीन्स का आदान प्रदान होता है
साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी का पॉइंट लिखती है क्या कि लार्ज और मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स के अंदर जो कि इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसी के अंदर और सीव ट्यूब ऑफ वेस्कुलर प्लांट। खत्म, बस लास्ट टॉपिक गाइस क्या नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर तुम्हें क्या मिलता है, क्रोमैटिन मिलता है। डिवाइडिंग सेल्स में जो क्रोमैटिन होता है वो कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, ऐसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर पकड़ के रखता है क्रोमैटिड्स। सेंट्रोमियर के आजू बाजू में होता है कौन, काइनेटोकोर, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर, जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कि कुछ क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। ये एक और कॉन्स्ट्रक्शन आ गया जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट, है ना, कुछ क्रोमोसोम के अंदर होता है, ठीक है। अब 4 टाइप के क्रोमोसोम एनसीईआरटी बोलती है। पहला बोलती है मेटासेंट्रिक, जिसमें अंदर इक्वल हाफ होता है क्रोमेटिड के। फिर होता है सब मेटासेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर चला जाता है या सेंटर से थोड़ा हट जाता है, उसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर एंड के करीब होता है अपने, और टर्मिनल सेंट्रोमियर मतलब सेंट्रोमियर एकदम एंड पे चला गया है, उसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। एनसीईआरटी में टीलोसेंट्रिक का डायग्राम नहीं दिया गया है, तो याद रखना टीलोसेंट्रिक एक्चुअल में ऐसा दिखता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं जो कि कंटेन करती हैं एंजाइम्स, जो कि प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर मिलते हैं। ऐसे एंजाइम होते हैं माइक्रोबॉडीज के अंदर, ठीक है। इसके एग्जांपल रखना जीपीएस। जीपीएस मतलब क्या, ग्लाइऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम, स्पेरोजोम। ये 3 एग्जांपल रख लेना गाइस, आ सकता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। 3 एग्जांपल में से एलिमिनेट करके पूछ सकता है वो कौन सा इसमें से माइक्रोबॉडीज नहीं है। कुछ टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन आ जाते हैं पीक्यू क्या होता है, तो क्रोमोसोम की जो आर्म होती है ना, छोटी बड़ी आर्म होती हैं, उसी को हम पीक्यू से प्रेजेंट करते हैं। क्या, छोटी आर्म को पी आर्म बोलते हैं, बड़ी आर्म को हम क्यू आर्म बोलते हैं। तो ऐसे रखना, पी क्यू वो साथ में बोलते हैं, छोटा बड़ा साथ में बोलते हैं, तो पी छोटा, क्यू मतलब बड़ा। सो दिस इज इट गाइस, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया है। आई डोंट नो कितने मिनट में खत्म हो गया है, बट ये 2 पेज है गाइस, तुमने डेली उठा के इसको देख लिया, बिलीव में गाइस तुम्हारा चैप्टर रेडी है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। जब भी तुम्हारा मन करे तुम दोबारा रिवाइज कर सकते हो। तो या गाइस, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अभी इसको रिवाइज कर लो, चाहो तो तुम्हें बनाना होगा नोट्स तो बना लेना, बाकी इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ओके गाइस, बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।